गुड मॉर्निंग बेटा। एंजाइम टॉपिक रनिंग है अभी, और दो टॉपिक और हैं एंजाइम के। एक तो है केएम कांस्टेंट और सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो इन दो टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन चैप्टर 7 एनिमल टिश्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो फर्स्ट फैक्टर है पीएच। सेकंड टेम्परेचर, थर्ड है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, फोर्थ है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एंजाइम सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज हाँ बेटा, इधर देखिए। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं या अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं पीएच। पीएच आपको पता ही है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच। पीएच की रेंज 0 से लेकर 14 तक होती है। तो बच्चों, जो 7 पीएच होती है वो बेस्ट सूटेबल है एंजाइम के एक्शन के लिए, एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। ठीक है। अगर पीएच कम हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, या पीएच बेसिक हो जाती है, एल्केलाइन हो जाती है, 7 से ज्यादा हो जाती है, तो दोनों ही कंडीशन में एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राफ बनाया है कि जब पीएच कम होती है, यानी कि प्योरली एसिडिक होती है, तब भी एंजाइम का एक्टिविटी कम रहता है। जैसे जैसे पीएच इंक्रीज होती है और न्यूट्रल पर आती है, तो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलती है। ठीक है। तो ये ग्राफ इस हाइट पर शो कर रहा है कि जो 7 पीएच है, न्यूट्रल पीएच पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम रहती है।
फिर उसके बाद अगर पीएच बढ़ती चली जाती है तो एल्कलिनिटी बढ़ने से पीएच की एक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है और ग्राफ जो है वो नीचे आ जाता है। ओके, सेकंड लेते हैं टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करता है। अगर लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा 20 डिग्री से नीचे है, तो एंजाइम लो टेम्परेचर पर डीएक्टिव हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और टेम्परेचर इंक्रीज होने पर जो है 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाने पर एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं, एंजाइम जो है डी नेचर हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जो बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर है वो है 25 डिग्री 27 डिग्री। 25 डिग्री या 27 डिग्री बेस्ट है एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। उससे ज्यादा होता है 35 डिग्री या 37 डिग्री तक, ठीक है, ओके है। लेकिन जैसे ही 40 डिग्री से ऊपर जाता है टेम्परेचर तो एंजाइम की एक्टिविटी अफेक्ट हो जाती है, क्योंकि एंजाइम डी नेचर हो जाते हैं। तो यहाँ एक और ग्राफ है कि जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है तब भी एंजाइम की एक्टिविटी बहुत कम होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती चली जाती है और 25 डिग्री या 27 डिग्री पर मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलती है और फिर 40 डिग्री के बाद में धीरे धीरे एंजाइम की एक्टिविटी डाउन चली जाती है। नेक्स्ट लेते हैं सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। आपको मैंने बताया था कि एंजाइम के अंदर कुछ एक्टिव साइट्स होती है जहां पर सबस्ट्रेट फिट होते हैं। क्लियर होगी बात आपके? तो सबस्ट्रेट फिट होने वाली साइट को हम एक्टिव साइट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है ना, अंटिल द सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट। जब तक एक्टिव साइट्स पूरी तरीके से भर नहीं जाती है। जैसे ही एक्टिव साइट जितनी भी एंजाइम की वो अगर पूरी भर जाती है तो उसके बाद में फिर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर एंजाइम की एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। होता है ना कई बार, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम्स रिलीज होते हैं फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप कभी ओवर ईटिंग कर लो, ज्यादा खा लो, तो फिर खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि एंजाइम जितना अवेलेबल है उससे ज्यादा अगर आपने सबस्ट्रेट ले लिया, खाना खा लिया है, तो फिर उसका डाइजेशन प्रॉपरली होता नहीं है फिर। क्लियर होगी बात आपके? तो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन शुरुआत में बढ़ाने पर एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन एक्टिव साइट्स जब पूरी भर जाती है तो उसके बाद में सबस्ट्रेट बढ़ाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एंजाइम की एक्टिविटी पर। नेक्स्ट लेते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कई बार क्या होता है कि जो कुछ जो सबस्ट्रेट है उन पर जो एंजाइम वर्क करना है, तो कई बार वहां पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन देखने को मिलता है और जो एंजाइम है उसका इनहिबिशन हो जाता है, उसका इनहिबिशन हो जाता है। क्योंकि सबस्ट्रेट जैसा ही कोई दूसरा अगर सब्सटेंस अवेलेबल है, अगर सबस्ट्रेट जैसा ही उसका ही एनालोगस कोई दूसरा सब्सटेंस है, तो वो सबस्ट्रेट को ना जुड़ने देकर एक्टिव साइट्स में खुद वहां पर जुड़ जाता है और एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। जैसे कि सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज है ये एक्शन शो करता है सक्सीनेट पर, लेकिन सक्सीनेट का एनालॉगी है मेलोनेट। तो जब रिएक्शन के अंदर मेलोनेट आ जाता है तो वो सक्सीनेट से कंपटीशन करता है और मेलोनेट सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज की एक्टिव साइट से जुड़ जाता है और उसको इनहिबिट कर देता है। क्लियर होगी बात? तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। समझ में आया आप सबके? ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम के एक्शन को, एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। इज इट क्लियर सबके? चलिए, तो अब अपन लास्ट टॉपिक ले लेते हैं इस चैप्टर का, केएम कांस्टेंट, माइकेलिस कांस्टेंट।
बच्चों एंजाइम एक्शन के लिए माइकेलिस मेंटेन ने माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट या केएम कांस्टेंट दिया। अब ये केएम कांस्टेंट क्या है? केएम कांस्टेंट ये कहता है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर जो वेलोसिटी है रिएक्शन की, वो हाफ रह जाती है। ठीक है, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर जो रिएक्शन की वेलोसिटी है वो हाफ रहती है। ठीक है ना, तो इसे हम क्या कहते हैं? केएम कांस्टेंट या माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ग्राफ है बच्चों, ये सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को शो करता है और ये वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो ये जो बार है, ठीक है ना, ये एकदम वी मैक्सिमम वेलोसिटी को शो करती है। जो इसका हाफ कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये ग्राफ है, इससे रिलेट करता हुआ। दोबारा सुन लीजिए, सबस्ट्रेट की वो कॉन्सेंट्रेशन जिस पर जो भी रिएक्शन है उसकी वेलोसिटी हाफ रह जाती है, वी मैक्सिमम की हाफ रह जाती है, उसे हम केएम कांस्टेंट कहते हैं या माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अब बच्चों कुछ पैराग्राफ हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं, हालांकि उस पर कोई क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। मेटाबॉलिज्म क्या है, कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है? बच्चों जितनी भी लिविंग बॉडीज हैं उनके अंदर लगातार रिएक्शंस चलती रहती है। ठीक है ना, तो कैटाबॉलिज्म क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं और सिंपलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको तो कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म। फिर जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स हैं वो एसिमिलेट होते हैं और उससे बॉडी की या ऑर्गेनिज्म की नीड के अकॉर्डिंग नए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म कहते हैं। और दोनों को कंबाइनली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। भाई आपने जैसे फूड लिया, ठीक है ना, आपने फूड खाया, फूड का डाइजेशन हो गया, तो उसके डाइजेशन से सिंपलर मॉलिक्यूल बन जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन जाएगा, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाएंगे। ठीक है ना, लिपिड जो है उनसे जो सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स या मोनोग्लिसराइड्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये जो सिंपलर मॉलिक्यूल है फिर वापस से हमारे ब्लड के द्वारा हमारे टारगेट ऑर्गन में जाएंगे, वहां एस्टिमुलेट होंगे और उनसे नए प्रोटीन, नए मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्लियर होगी बात? तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म हमेशा चलते रहते हैं और दोनों को कंबाइनली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो कभी भी स्थिर नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती, वो लगातार उसमें चेंजेस होते रहते हैं, लगातार जो रिएक्शन से चलती रहती है, रिएक्शन चलती रहती है, इसलिए वो लिविंग है। ठीक है ना, जो डेड हो जाता है ना उसके अंदर जो रिएक्शंस हैं वो रुक जाती है। समझ में आई बात आपकी? तो कोई भी लिविंग बॉडी स्थिर नहीं है, उनके अंदर लगातार चेंजेस आते रहते हैं और लगातार चेंजेस जो आ रहे हैं वो लिविंग होने का निशानी है या शो करता है वो कि ये लिविंग है। ठीक है ना, जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसकी सारी रिएक्शंस रुक जाती है।
तो बेटा ये बायोमोलिक्यूल का चैप्टर था, मैंने अपने अकॉर्डिंग कॉम्पिटिटिव पार्ट को भी ऐड किया है, कुछ चीजें एनसीईआरटी लेवल रखी हैं, तो आप इस चैप्टर को रीड करें और ये चैप्टर इतना ही है। ठीक है बेटा, आज मैं एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये बनाया था क्या आपने? चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 7 के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं हम। चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, कि एनिमल्स की जो बॉडी है वो कैसे बनती है। क्लियर होगी बात आपके? तो यहाँ पर हम स्पेशली एनिमल टिश्यूज के बारे में ही डिस्कस करेंगे। टिश्यू क्या है? द ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में, अपने फंक्शंस में और अपने ओरिजिन में सेम होती है, तो उनके ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर बॉडी बनती है। क्लियर होगी बात? तो जैसे एनिमल टिश्यूज होते हैं वैसे ही प्लांट में भी टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, फिर हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बिचेट। जो बिचेट है ये फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी है। नेक्स्ट लेते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। व्हाट इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी? के टिश्यूज का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना, इसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहते हैं। और खाली एनाटॉमी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल या प्लांट, इसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट और एनिमल, इज कॉल्ड एनाटॉमी। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या है? कि जो एनिमल टिश्यूज हैं उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करना, दिस इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ओके, यहाँ पर मार्सेलो मेलपिगी एक साइंटिस्ट है जो कि फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। क्या है? फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। ठीक है बेटा,
बच्चों, अपन एनिमल टिश्यूज को स्टार्ट करने से पहले सेल्स के बीच में जो जंक्शन पाया जाता है ना, उनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट लेते हैं इंटरडिजिटेशन। इंटरडिजिटेशन क्या है कि दो पास पास की जो सेल्स हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन आपस में एनफोल्ड होके इंटर डिजिटेट हो जाती है, ठीक है ना, तो इसे हम इंटरडिजिटेशन कहते हैं। सेकंड लेते हैं डेस्मोजोन्स या एडहेरिंग जंक्शन, है ना। डेस्मोजोन्स में क्या होता है कि एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, और उनके बीच में जो है किरेटिन जो है प्रोटीन की डिस्क पाई जाती है, फाइबर्स या फाइब्रिल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। उनके कारण से जो है दो पास पास की सेल्स में एक जंक्शन पाया जाता है, इसे हम डेस्मोजोन्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन एकदम टोटली अटैच्ड होते हैं, इनके बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं रहता है, और सेल मेम्ब्रेन जो होती है पास पास की सेल्स की वो पूरी तरीके से अटैच्ड होती है, थिक होती है, ठीक है ना, तो इसे हम टाइट जंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन, अच्छा, टाइट जंक्शन होने से कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। गैप जंक्शन दो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप रहता है, और ये लूजली पैक्ड होते हैं, और एक सेल से दूसरी सेल्स में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है, यानी कि जो मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स है वो पॉसिबल होता है गैप जंक्शन के अंदर। तो ये चार टाइप के जंक्शन आपको देखने को मिलते हैं एनिमल टिश्यूज की जब आप स्टडी करते हैं। बच्चों, अपन अब टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं, ठीक है।
हाँ बेटा इधर देखिए, अपन आगे एपिथेलियल टिश्यू करेंगे। तो मैंने एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहते हैं। किससे अटैच रहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन से। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू से अटैच रहते हैं। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सपोज करो बच्चों, ये दो पास की सेल्स हैं, ये उनकी सेल मेम्ब्रेन है। एडजेसेंट सेल मेम्ब्रेन है, ये इधर की सेल का साइटोप्लाज्म है, ये इधर की सेल का साइटोप्लाज्म है। ये जो लेयर है ये सेल कोट हो गया। अब ये बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। इस बेसमेंट मेम्ब्रेन में बच्चों दो लेयर है। एक तो है बेसल लैमिना। क्या है? बेसल लैमिना। और सेकंड है फाइब्रस लैमिना। क्लियर होगी बात? तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन की दो लेयर है। क्लियर होगी बात? अब जो बेसल लैमिना है ये तो बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन की। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन की। और ये ग्लाइकोप्रोटीन इस इधर की जो सेल्स हैं एपिथेलियल सेल्स वो रिलीज करती है। ग्लाइकोप्रोटीन कौन बनाती है? एपिथेलियल सेल्स। ठीक है ना? और ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन का ये जो लेयर है इसे कहते हैं फाइब्रस लैमिना। क्या कहते हैं? फाइब्रस लैमिना। तो ये रेटिक्यूलर, ठीक है ना, रेटिक्यूलर या जो दूसरे फाइबर्स हैं उनकी बनी होती है। किसकी बनी होती है? रेटिकुलर फाइबर या अदर जो फाइबर्स होते हैं उनकी बनी होती है। और जो मैट्रिक्स है इनका वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। क्या है वो? म्यूकोपॉलीसेकेराइड है। स्पेशली हाई ल्यूरोनिक एसिड है। क्या है? हाई ल्यूरोनिक एसिड है। दोबारा सुन लीजिए बच्चों, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है इसके अंदर दो परतें हैं, दो लेयर हैं। जो ऊपर की लेयर है जो एपिथेलियल सेल्स से अटैच्ड है उन्हें कहते हैं बेसल लैमिना। ये ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। आयुष, ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। बंद कर दो इसको। लुक एट द बोर्ड। बैग हटाइए। आपको जब भी पढ़ाया जा रहा हो, समझाया जा रहा हो, सिर्फ सुनेंगे ध्यान से, बोर्ड पे देखेंगे। तो बच्चों जो बेसल लैमिना है ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन एपिथेलियल सेल प्रोड्यूस करती है। यानी कि बेसल लैमिना किससे बनती है? एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियल सेल से। और जो फाइब्रस लैमिना जिसमें रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, अदर फाइबर्स भी होते हैं, और वो एक मैट्रिक्स जो कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड है, स्पेशली हाई ल्यूरोनिक एसिड है, वो होता है। ये कौन बनाता है? जो नीचे की लेयर है, जो नीचे के कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों बेसमेंट मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये ए सेलुलर होती है। क्या होती है? ये ए सेलुलर होती है। ये चीज ध्यान रखना, ए सेलुलर होती है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है? क्लियर है बेटा? चलिए रफ कर दो। अब बच्चों अपन कुछ सेल की सरफेस से कुछ प्रोसेसेस एमर्ज होते हैं, जैसे कि सीलिया है, ठीक ना, माइक्रोसीलिया है। तो इनको अपन देख लेते हैं। फिर एनिमल टिश्यूज के जो टाइप्स है वो कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? प्रोसेसेस ऑफ सेल सरफेस। इसमें फर्स्ट है माइक्रोसीलिया, सेकंड है सीलिया, थर्ड है स्टीरियोसीलिया।
मेरे ख्याल से डायग्राम से समझ गए आप लोग। समझ गए ना बच्चों? क्या होता है कि आगे हम टिश्यूज पढ़ेंगे तो जो अपर लेयर होती है, सिंगल लेयर है तो ठीक है, लेकिन अगर मल्टीपल लेयर है सेल की तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उनकी सरफेस से कुछ प्रोसेस नजर आते हैं निकलते हुए, एमर्ज होते हुए, ठीक है ना? तो वो क्या है? ये 3 टाइप के हो सकते हैं, माइक्रोसीलिया, सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। तो जनरली क्या होता है कि सेल सरफेस से इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अनफोल्ड होने पर ये जो प्रोसेस निकल रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रोसीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोसीलिया कहते हैं। और ये माइक्रोसीलिया नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं एंड नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। इस तरीके की जो एमर्जेज है, ठीक है। सेकंड लेते हैं हम सीलिया। सीलिया, अगर जो सेल के अंदर जो बेसल ग्रेन्यूल है इनसे इस तरीके से थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर निकलती है इन्हें हम सीलिया कहते हैं। ये मोटाइल होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। तो इनके द्वारा क्या है कि म्यूकस है या म्यूकस लेडन जो दूसरे सब्सटेंसेज हैं या डस्ट के साथ में जो म्यूकस है उनको ये मूव करवाने में हेल्प करते हैं। और ये फेलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, ठीक है, वहां भी पाए जाते हैं और वहां पर ये मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है ना, ओव्यूम का। ठीक है, तो ये हो गया सीलिया। तो ये मोटाइल भी होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल भी होते हैं। नेक्स्ट रहते हैं स्टीरियोसीलिया। स्टीरियोसीलिया बच्चों कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें हम स्टीरियोसीलिया कहते हैं। और ये स्पेशली वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया एंड एपिडिडाइमिस, टेस्टिस के पीछे जो डक्ट होती है एपिडिडाइमिस वहां पाए जाते हैं और वासा डिफरेंशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप की आपको जो प्रोसेस हैं ये देखने को मिलेंगे जब आप टिश्यूज की स्टडी करेंगे। ठीक है बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक मैं लेने वाला हूं नेक्स्ट डे की क्लास में वो है टाइप ऑफ एनिमल टिश्यूज। कि एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं, टोटल 4 टाइप के टिश्यूज होते हैं, उनकी डिटेल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।